क्वेश्चन सॉल्व कीजिए वाला। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे वर्क पार एनर्जी, और वर्क पार एनर्जी में जो हमें देखना था वो क्या देखना था? देखो, अब एक क्वेश्चन और करो इंक्लाइन प्लेन का, कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है और एक बॉक्स इस प्लेन पर ऐसा रखा हुआ है, और ये बॉक्स ऐसा रखा हुआ है, इसको हम मूव करा रहे हैं F इक्वल टू 20 न्यूटन से, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, और इसका मास ले लो, बॉक्स का मास है 2 kg। सरफेस पे फ्रिक्शन भी ले ले क्या? सरफेस पे फ्रिक्शन म्यू बराबर है 0.2। नाउ फाइंड दी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी फ्रॉम A टू B। इसको नाम दे देते हैं अपन A, और ये हो गया तुम्हारा B। और ये जो हाइट है ना, ये हाइट बराबर ले लो तुम 5 मीटर। मैंने कल की क्लास में वर्क पार एनर्जी स्टार्ट कर दिया था बेटा, ठीक है? चलिए सॉल्व कीजिए जरा सब लोग। क्या क्या निकालना है आपको? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन फोर्स। बहुत सारी चीजें आज सिखाने वाला हूं, आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन कर लीजिए, मैं एक दो क्वेश्चन और ढूंढ लूं, ठीक है? मैं एक दो क्वेश्चन और ढूंढ लूं जो कि मुझे प्रैक्टिस कराने हैं आप लोगों को आज। ठीक है, इतना मैंने कैलकुलेट किया, हमें ए बी लेंथ पता होना चाहिए ना, क्या है? एच इतना है, तो साइन थीटा निकालो, साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटे साइन 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस मतलब ए बी,
और ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है 10 मीटर। देखो अब हमारा पाथ जो है ना वो ऐसा है और ये बॉक्स इस पर ऐसा चलकर गया है, ठीक है। तो आपका पहला वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी, फोर्स इधर है और उसी के डायरेक्शन में होने वाला डिस्प्लेसमेंट 20, डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 जूल। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज 2√3, माइनस का डायरेक्शन ले रहा हूं मैं और डिस्प्लेसमेंट हुआ है 10, दैट इज -20√3 जूल। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लिखूं मैं, mg sin थीटा लिखूं, क्या लिखूंगा मैं ग्रेविटी बताओ, आप लोग जवाब दीजिए। mg sin थीटा इंटू ए बी लिखूं या mg इंटू एच लिखूं, क्या लिखूं मैं बताओ यार। अपन mg sin थीटा की वैल्यू तो देख लें कितनी है, 20 इंटू 1/2 दैट इज 10। क्या लिखूं यार मैं, कुछ तो जवाब दो तुम लोग। mgh लिखो। अब यहीं से मैं डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं, इस पार्ट को छोड़ दो कि ये क्या लिखा है सर ने, ये भी अपन पता करते हैं, है ना। अब यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, पहले इतना लिख लो और कॉपी में W ग्रेविटी लिख के छोड़ देना। अब मैं सारी कहानी समझाऊंगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लिखते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लिखते हैं। दिस इज द टॉपिक व्हिच वी हैव टू स्टार्ट, दैट इज वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेस। फाइन, तो यहां तक लिख लो जिन बच्चों को सॉल्यूशन लिखना है, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट। एफ डी कॉस थीटा होगा, अच्छा चलिए देखते हैं। थीटा 120 डिग्री कैसे नहीं दी, ठीक है। ओके, अभी थोड़ा ठीक हुआ होगा, अब नहीं आएगी प्रॉब्लम। चलिए, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं, मैं यहीं से आप लोगों को स्टार्ट करवाने वाला था। वर्क डन बाय, वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्या समझना है हमको,
ग्रेविटी के द्वारा वर्क जो होगा वो क्या होगा, कैसा होगा, ये देखना है हमको, है ना। बहुत काम की चीज है और आप लोगों को आसान भी रहेगी। मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लीजिए जैसे कि अभी आप लोगों के चैट में विजिबल है बिल्कुल। अम, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, और ये हमारी छत है। छत यहाँ ले लेते हैं हम। अब इस इनकी जो हाइट है ये है बेटा h। क्या है ये हाइट? अब एक बॉक्स को, ये एक ए बॉक्स है, इस ए बॉक्स को अपने को ऊपर लेके जाना है। कहां तक लेके जाना है? ए को इस हाइट तक लेके जाना है। बहुत सारे तरीके हैं ले जाने के। ले जाने के जो तरीके हैं वो बहुत सारे हैं। जैसे कि सर अगर आप ए से बी जाना, ए से इस हाइट तक जाना चाहते हैं, तो एक तरीका तो है कि आप सीधे के सीधे यहीं से ऊपर निकल जाएं। ठीक है, दिस इज द पाथ वन। एक बच्चा कहेगा नहीं सर थोड़ा ऐसे भी जाओ, मजा आएगा जाने में, एट एन एंगल थीटा। दिस इज द पाथ टू। एक बच्चे ने कहा कि सर हम है ना आपके लिए स्टेयर्स बना देते हैं, इन स्टेयर्स के थ्रू आप ऊपर जाओ। एक बच्चे ने कहा कहाँ सर इतना लोड ले रहे हो, सीधे सीधे ऐसे ऐसे ऊपर चल जाओ रैंडम से कोई भी पाथ पे। सो दिस इज पाथ थ्री एंड दिस इज पाथ फोर। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने जमीन से टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने के लिए चार पाथ बनाए हैं। क्या ये चारों पाथ आप लोगों को विजिबल है और क्लियर है? बोलो यार। बढ़िया। तो ये चारों पाथ आप लोगों को विजिबल है। पहले वाले पाथ के लिए अगर मैं वर्क डन लिखूं तो सर पहले तो वो जो डब्बा है ना, उस डब्बे का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। तो उस डब्बे का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा सर, अगर उसको ऊपर ले जा रहे हैं तो उस पे mg नीचे लग रहा होगा, और मान लो कि आप ऊपर ले जा रहे हो तो आपके द्वारा एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया होगा Fe। यही हो रहा होगा, बोलो। अभी हमारा मकसद क्या है? ग्रेविटी से रिलेटेड पंचायत करना। क्या मकसद है हमारा? ग्रेविटी से रिलेटेड पंचायत करना। तो अगर मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी बाय पाथ वन लिखूं, वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्या लिखूं मैं? वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो बेटा अगर मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखता हूं बाय पाथ वन, तो क्या लिखूंगा मैं? सर mg नीचे लग रहा है, तो आपने हमें कल वर्क डन पढ़ाना सिखाया था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम देखें तो फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स लग रहा है mg, और डिस्प्लेसमेंट हुआ है h का। mg लग रहा है नीचे। खैर अभी हमें प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस का कोई यहाँ पर अभी वर्क डन का मैग्नीट्यूड आ गया mg h। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? अब सेकेंड पाथ देखो। सेकेंड पाथ में क्या हुआ होगा? सेकेंड पाथ में जब वो चल कर गया है ऐसे, तो मान लेते हैं ये जो लंबाई है ये है l। ये जो इंक्लाइन प्लेन की लंबाई है ना, ये क्या है? l है। ठीक है, अब अगर वो चल कर गया है तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे mg साइन थीटा इंटू एल। क्या किया आपने? वो सर ऐसा गया है चल के, mg साइन थीटा इधर लग रहा है और वो l डिस्टेंस चला है, तो दिस फोर्स इंटू एल। तुम अगर ध्यान से देखो तो mg और l साइन थीटा को मैं h ही लिख सकता हूं। बोलो यार, हाँ ना तो बोलो। mg साइन थीटा इंटू एल है, तो इसमें l साइन थीटा को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं?
सर आप ये L sin थीटा जो है ना, इसको H ही लिख सकते हो। वर्क डन बाय 3 करते हैं अपन, थर्ड पार्ट, बड़ा मजा आएगा देख के। देखो ये हाइट मान लेते हैं, ये जो हाइट है ये होगी H1, ये हाइट जो है ये होगी H2, ये हाइट जो है ये होगी H3, सारी हाइट जमीन से है ना। तो हम क्या लिखेंगे, अच्छा अब देखो, जब तुम किसी बॉक्स को उठाओगे तो तुम यहां पर वर्क डन करोगे ग्रेविटी के अगेंस्ट, हॉरिजॉन्टल में तो ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई वर्क डन नहीं होगा ना। तुम एक डब्बे को ऐसे ले गए, इधर देखो भी जल्दी, ये तुम्हारा डब्बा चल रहा है, ग्रेविटी द्वारा वर्क हॉरिजॉन्टल में कितना होगा, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। तो यहां पे आएगा mg h1, फिर आ जाएगा mg h2, फिर आ जाएगा mg h3, ऐसे जितनी हाइट होगी उतना आ जाएगा mg h1 प्लस h2 अप टू n नंबर ऑफ स्टेप्स है तो n। तो यहां से भी आंसर क्या आ गया, mg, और ये सारी हाइट का सम h के बराबर ही होना है। तो वर्क डन इन 3 भी कितना आ गया बेटा, mgh। ऐसे ही जब फोर्थ पार्ट के लिए करेंगे तो उसमें भी क्या आएगा, वर्क डन mgh। तो हमें यहां से कहानी क्लियर हुई कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स is independent of the path followed, of the path followed। तो ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। बोलो क्लियर है क्या इसका, इट डिपेंड्स ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। हाँ या ना बच्चों, समझ गए। तो जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्या करें फिर हम, एल वाला नहीं आया। अच्छा देखो एल वाले में, तो एल तो बड़ा आसान है बेटा, इधर देख, ये तू तू अगर डब्बे को ले जाता तो तू डब्बे को इसी रास्ते पे ले जाता ना, तू बोलता मैंने तो डिस्प्लेसमेंट एल लंबाई का किया है। अब तू एम वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना, तो इधर लग रहा है एम जी साइन थीटा, बोल, तो एम जी साइन थीटा इंटू एल लिखता। तो ये एल साइन थीटा क्या है बच्चे, एच ही तो है, ये थीटा एंगल है ना, ये थीटा एंगल है, तो एल ये जो है ये थीटा एंगल है, तो एल साइन थीटा क्या हुआ, हाइट। तो मैंने वापस mgh लिख दिया। तो जो लास्ट क्वेश्चन तुमने करा था ना, सभी बच्चे लास्ट क्वेश्चन करो। अरे एच एन का मतलब यार प्रांजलि कैसी तुम, अब तो ये एच एन एन वन एन टू तो समझ जाना चाहिए यार। अब एच वन एच टू एच थ्री में एच एन का मतलब क्या होगा बताओ, एन नंबर ऑफ स्टेप्स हुई, 15 स्टेप की अगर स्टेयर्स है तो 15 होगी एन की वैल्यू। इसके पीछे खुद भी परेशान होते हो, क्लास में क्लास को भी परेशान करते हो। जनरल फॉर्मूला तो लिखवाऊंगा ना मैं, कि नहीं लिखवाऊंगा बोलो, समझे कि नहीं। एच एन के पीछे ही कंफ्यूज हो गए। चलिए इतना समझ में आया। तो हमें एक बात समझ में आई कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी जो वर्क डन करेगी, ग्रेविटी जो वर्क डन करेगी वो वर्क डन
किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। इनिशियली पार्टिकल यहां पे था और फाइनली पार्टिकल यहां पे आ गया। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। ठीक है, तो जो लास्ट क्वेश्चन किया था उस लास्ट क्वेश्चन में mg sin थीटा इंटू ए बी करो या mg इंटू एच करो, देखो आंसर सेम ही आएगा। 20 इंटू 500 हो जाएगा और इधर से 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। बोलो, अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया था हमने, क्लियर है सभी को? चलिए लिखिए। चलिए लिखिए सब लोग इतना। अच्छा, अब जब तुम इस बॉक्स को मूव करा रहे हो तो हो सकता है तुम इसकी स्पीड कभी बढ़ा रहे होगे, कभी स्पीड कम कर रहे होगे, तो अल्टीमेटली तुम फोर्स चेंज कर रहे हो। कभी ब्रेक लगा रहे होगे, कभी रास्ता चेंज कर रहे होगे। सो देयर इज अ श्योर शॉर्ट चांस दैट फोर्स इज चेंजिंग। अब फोर्स को चेंज करना है तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड चेंज होता है या डायरेक्शन चेंज होता है या बोथ चेंज, तो क्या बोलते हैं हम? एफ वेक्टर इज वेरिएबल। क्या बोलते हैं हम? एफ वेक्टर इज वेरिएबल। क्या ये कहानी समझ में आती है? अगर वेरिएबल फोर्स है तो हम कैसे पता करेंगे कि हमने हम वर्क डन कैसे निकाले? सो टू फाइंड, टू कैलकुलेट, अगर वेरिएबल वर्क फोर्स है तो टू कैलकुलेट वी यूज द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। अब ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं। मैं लिखूंगा dw इस पार्टिकल को f फोर्स से छोटा सा डिस्टेंस ds मूव करने में जो वर्क डन हुआ वो होगा f डॉट ds, वेयर ds इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या इतना क्लियर है सभी को? और मान लिया जाए कि ये पार्टिकल इस A लोकेशन से इस B लोकेशन तक चल के गया है, इस A लोकेशन से इस B लोकेशन तक चल के गया है, तो हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम A टू B। तो हमें क्या मिल जाएगा? वर्क डन फ्रॉम A टू B। क्या इतनी डेफिनेशन क्लियर है? मैं और आगे बढ़ जाऊं क्या? हाँ या ना बोलूं? अच्छा, अगर ये बात क्लियर है
तो एफ वेक्टर कितना होता है सर? एफ वेक्टर को आप लिख सकते हो एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। डिस्प्लेसमेंट भी तो एक वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज डी एक्स आई कैप, in y direction is dy j cap and in z direction is dz k cap। समझे क्या इतना? तो अगर मैं यहां से लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं सर? आप लिख सकते हो f डॉट डी एस। क्या लिख सकते हो आप? निधि पागल जैसी बात मत करो। अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट में आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ मल्टीप्लीकेशन होता है, तो इट विल बी एफ डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड and it is integrated from a to b, from a to b. This will be the work done. Is it clear to everyone? Work done by variable force। बोलो यार। बहुत टफ नहीं था, एकदम सिंपल सी बात थी। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट था। लिखिए जरा सभी लोग जल्दी। क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें इसमें लिखनी है, अ ब्लॉक of mass 1 kg is subjected to a force of f vector equals to 2i 3j 4k and displacement from r1 equals to 2 3 1 and r2 equals to 3 2 0. Find the work done। समझे क्वेश्चन? चलो सॉल्व कीजिए। थ्री कॉमा टू कॉमा जीरो है। सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। जब मैंने काइनेमेटिक्स की स्टार्टिंग करी थी तब मैंने R1 R2 बताए थे। तो R1 R2 क्या है? R1 R2 पोजीशन वेक्टर है और इनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। देखते हैं, चलो कैसे लिखते हैं सर? तुम लोगों को पता होना चाहिए R1 वेक्टर बराबर 2i 3j एंड k एंड R2 वेक्टर बराबर 3i 2j 0k। R2 वेक्टर
माइनस r1 वेक्टर इज डेल्टा आर वेक्टर, जो कि डिस्प्लेसमेंट होता है। ये कितना होगा, 3 में से 2 गए तो आई कैप, 2 में से माइनस जे और ये माइनस के। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डेल्टा एस बोल लो, डी एस बोल लो, जो तुम्हें पसंद। अभी पढ़ा हमने एफ डॉट डी एस, फोर्स कितना है 2i 3j 4k, डॉट प्रोडक्ट कितना होगा i माइनस जे माइनस के, 2 माइनस 3 माइनस 4, दैट इज 4 और 3 7, उसमें से 2 गए तो माइनस 5 जूल। सो द वर्क डन बाय द फोर्स इज माइनस 5 जूल। जीरो कैसे होगा भैया, क्लियर है सबको, माइनस 5 जूल। कॉन्सेप्ट इज टू फाइंड डेल्टा आर। डेल्टा आर कैसे निकालें, और डेल्टा आर निकालना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तुमने पहले भी कर रखा है। लिमिट कहां से आ गई इसमें, लिमिट तो कहीं आई नहीं श्रेय बेटा, लिमिट कहां से आ गई, लिमिट तो है ही नहीं। लिमिट तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूं। एक अच्छा क्वेश्चन कर लें क्या, अगर ये समझ में आ गया हो तो एक अच्छा थोड़ा बढ़िया वाला क्वेश्चन भी कर ले, करें क्या। चलिए चलिए, क्वेश्चन है इफ द डिस्प्लेसमेंट, लिखिए जरा आप लोग क्वेश्चन लिखिए सभी लोग, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। इफ द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन if the displacement equation of a particle is given as x is equals to 1 by 3 t cube having mass 1 kg, find the work done in moving a particle from time equal to 0 to time equal to 1 second। चलिए सॉल्व कीजिए ना, आंसर बताइए सभी। अच्छा क्वेश्चन है, एकदम दिमाग लगाइएगा। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, दिमाग लगाइए सभी लोग। देखिए पहले फॉर्मूला लिखिए, पहली बात तो क्वेश्चन पढ़ते से ही समझ में आ जाना चाहिए था। क्या समझ में आ जाना चाहिए था कि जो वर्क डन होगा वो वेरिएबल होगा, तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा dw इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस, और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बिना उसके सॉल्व होने वाला नहीं है। बोलो सभी लोग, इतना तो क्लियर हो ही गया होगा सभी को, हाँ है ना, बोलो है ना। हाँ बिल्कुल। तो अब क्या करें, फोर्स को लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे ना सर dx लिख दो,
क्योंकि वो x डायरेक्शन में होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट हमको दिख रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे, m इंटू ए, इसको dx एक बार dt से डिवाइड करो और एक बार dt से मल्टीप्लाई करो। अब आधे बच्चे ये पूछ रहे हैं, आधे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये dt कैसे आ गया पिक्चर में। तो आप अपनी बुद्धि लगाओ और देखो कि x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो इंटीग्रेशन आप t के रिस्पेक्ट में ही कर पाओगे आसानी से। अरे हाँ ना बोलो। मास, अब हम एक एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। x dx बाई dt की वैल्यू निकालते हैं पहले। dx बाई dt कितना आएगा सर? 1/3 इंटू 3t स्क्वायर, इट विल बी t स्क्वायर। और d स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर जो कि एक्सेलरेशन होता है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सर? ये t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। सबको उठा के यहां रख दो। मास है 1, ये है 2t, ये है t स्क्वायर इंटू डी टी। इन सबका इंटीग्रेशन क्या आने वाला है? 2t क्यूब मतलब 2t4/4। बोलो यही आने वाला है, जो कि कितना आ रहा है? 1/2 t की पावर 4। तो वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन हो गया 1/2 t की पावर 4 मतलब 1 की पावर 4, दैट इज 1/2 जूल। अरे आसान है यार, बोलो। सारा खेल किसका था? इंटीग्रेशन और बेसिक, जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है। हाँ या ना? बेटा मैं इंटीग्रेशन नहीं सिखाऊंगा। टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है? शर्म आना चाहिए पूछने के पहले कि टी की पावर 4 कैसे लिख रहे हो। टी क्यूब का इंटीग्रेशन नहीं आता। टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्वेश्चन में मास गिवन तो है 1 kg। इज इट क्लियर टू एवरीवन? 0.5 जूल। ओके, so this is all for today's class. कल हम लोग वर्क खत्म कर देंगे पूरा।